साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने डीबीटी जेआरएफ 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको तरीका बता दिया था कि किस तरीके से आपको उस एग्ज़ाम में लास्ट 15 डेज़ में आपको अप्रोच रखना है, जिसमें मैंने खास तौर से आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का रिकमेंडेशन किया और मैंने आपको उसमें वीडियो मैंने दिखाया भी है कितने क्वेश्चन जो हैं वो सीधा-सीधा एनसीईआरटी से आपको मिल रहे हैं। तो उसी के क्रम में हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका बेसिक जो आपका रेफरेंस होगा वो आपका एनसीईआरटी बुक होगा। और धीरे-धीरे जब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ते रहेंगे, पहले तो हम आपके लिए जो आपका बेसिक फिनोमेना है, जहाँ से आप नॉर्मल नंबर गेन कर सकते हैं, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी इन्हांस होता रहे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम इस तरीके से प्रक्रिया से आगे बढ़ते जाएँगे, तो जो आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, उन पे हम आपका फिर हम वहाँ पे भी 2-4 दिन बाद, जब तक हमारे ये क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, उसके बाद हम उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लगभग अगर मैंने काउंट किया था, तो लगभग 15 क्वेश्चन जो थे, वो मैंने डिस्कस कर दिया था, जो कि आपके एनसीईआरटी के रेफरेंस से था। उसी के क्रम में अब हम यहाँ पे लगभग इस पर्टिकुलर वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं 15 और 10 जोड़ दूँ, तो लगभग 25 क्वेश्चन हो जाएँगे इन 2 वीडियोज़ में, जो सीधा-सीधा आपके एनसीईआरटी के बेस से पूछा गया है। तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई ओपनर तरीके का ये वीडियो हो चुका है कि आपको बहुत सहज तरीके से आपको एनसीईआरटी की बुक ज़रूर रीड करके आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जाना है। और जब आने वाले 2-4 वीडियो मैं और करूँगा, तो इस जो 25 क्वेश्चन तक हम जो यहाँ पे पहुँच गए हैं, मैं आपको लगभग 25 से 50 क्वेश्शन तक हम पहुँच जाएँगे कि जो आपका रेफ़रेंस जो होगा, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक होगा। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जिसमें से लगभग अगर आप 100 क्वेश्चन्स आपको करने होते हैं, आप लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास अगर आप इस एग्ज़ाम में कर लेते हैं, 70-75 क्वेश्चन के आसपास, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब होते हैं। और जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन अगर आपके एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस लास्ट मोमेंट पे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ के जाइए बिना किसी हेडेक के, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो उसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमने आपको डीएनआर एप्लीकेशन पढ़ाया था, तो एक आपका मैचिंग का क्वेश्चन और खास तौर से 2 मैंने मैचिंग के क्वेश्चन यहाँ पे लगा के रखे हैं कि हो सकता है कि आप जब इस पेपर को देखेंगे या क्वेश्चन को देखेंगे, तो हो सकता है आपके मन में एक बार आए कि शायद ये मेरे से नहीं सॉल्व होगा, बट किसी एक ऑप्शन को अगर आप पकड़ते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही कह सकते हैं आसान क्वेश्चन है, जहाँ पे जब आप इसको देखते हैं, तो आप लगभग सब चीज़ों से फ़ैमिलियर हैं। एक्सॉन आप पढ़ते हैं, डीएनए का जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे जब मॉडिफिकेशन होता है, वहाँ पे आप पढ़ते हैं। प्रमोटर आप लैकोपेरॉन में पढ़ते हैं। इसके अलावा ओका एंजाइम भी आपको जेनेटिक कोडॉन में देखने को मिल जाता है। और अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपने डीएनए एप्लीकेशन आपने जरूर पढ़ा होगा। तो रेप्लिकेशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी चर्चा किया है, जिसके लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना है, डी को थर्ड से मिलाना है और मिलाने के बाद आपको फिर दूसरा चीजें नहीं देखना है, आपको ऑप्शंस की तरफ आना है। और डी का थर्ड मुझे एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सरलता के साथ सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए मैचिंग के क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करने हैं। बाकी फर्दर एग्जाम में हम कैसी प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो जैसा कि यहाँ पे एक्सॉन जो होता है, ये आपका इसका जो आपका फोर्स होता है कि आपकी स्प्लाइसिंग में जब आप करते हैं, तो आपका एक्सॉन होता है। ठीक है, यही तो आप करते हैं। वहाँ पे इंट्रॉन्स होते हैं, जब आप स्प्लाइसिंग करते हैं, तो इंट्रॉन जो कि आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, उसको आप रिमूव कर देते हैं और एक्सॉन आपका लगा रहता है। प्रमोटर जो होता है, डीएनए का वह सीक्वेंस होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और ओका एंजाइम जो होता है, ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज होता है। तो खास तौर से ये आपका क्वेश्चन आपका ड्राइव किया जा सकता है कि सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि सिवेरो ओका एंजाइम क्या इसकी प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कहेंगे, इसका जो आंसर होगा वो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज होगा। तो आप अपनी कॉपी में इसको सुंदर सुंदर सा नोट डाउन करते हुए चलेंगे। हो सकता है कि यहाँ से नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन डिजाइन किया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पे दूसरा मैचिंग का क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को भी जब आप देखेंगे, तो हो सकता है आपको लगेगा कि शायद मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 पकड़ने वाले जो ऑप्शन हैं, अगर आप ब्रॉड लेवल पे जाते हैं, तो आप एक्वेरिन को पकड़ सकते हैं। और दूसरा जो आपका है फाइकोएरिथ्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फाइकोएरिथ्रिन अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बात करता हूँ, तो जब आप फैक्स टेक्निक पढ़ते हैं, फ्लो साइटोमेट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, जब हम फ्लोरेसेंस से टैग करते हैं, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरोक्रोम होते हैं, कलर्स होते हैं। बट अगर आपने उन चीज़ों को भी नहीं पढ़ा है, तो जब आपने 11th 12th में जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब आप
एल्गी पढ़ते हैं, जहाँ पे आप एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, तो उसमें जो आपकी रोडोफाइसी होती है इसको हम रेड एल्गी कहते हैं। इसमें जो आपका पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है, डी होता है और फाइको एरिथ्रिन होता है। यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि जो एरिथ्रिन होता है यही आपका रेड अपीयरेंस देता है, या कह सकते हैं रेड कलर देता है। तो समझ सकते हैं कितना बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको मिलाना चाहें तो फाइको एरिथ्रिन को अगर मैंने रेड एल्गी से मिला दिया तो डी का थर्ड मुझे एक ही ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बेसिक बायोलॉजी को जरूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑर्गेनिक एसिड ना पता हो, आपको मैनो, इसके बाद जो आपका दूसरा ऑप्शन है मैनोलाइड आपको ना पता हो, बट आपको एटलीस्ट अगर आपको फाइकोएरिथ्रिन पता था तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपका जो एक्वेरिन होता है ये भी आपने जेली फिश के लिए आपने पढ़ते हैं, जो कि आप बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी होती है, तो सी का फर्स्ट से आप मिलाएंगे। बी का फोर्थ मैनोलाइन जो होता है ये आपका मरीन स्पंज है। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ये आपका हम आइसोलेट एक तरीके से डायनोफ्लैजेलेट से करते हैं। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में वो सीधा आपको डायरेक्ट पूछ ले कि डायनोफ्लैजेलेट से हम क्या आइसोलेट करते हैं, या क्या चीज़ वहाँ पे है, ऑर्गेनिक एसिड है, मैनोलाइड है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द हिस्टोन, तो ये भी आपका रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन था। जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। और हिस्टोन जब आप पढ़ते हैं तो आपके रेप्लिकेशन चैप्टर में जब आप आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पूरा पैराग्राफ है जो मैंने आपको पढ़ा के रखा है। आप हमारे लेक्चर में भी जा सकते हैं, और इसी एनसीईआरटी की लाइन में एक लाइन आती है, हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड द अर्जिनिन। तो ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है आप देख सकते हैं, यहीं पर ही आपका आंसर इस क्वेश्चन का छुपा हुआ है। तो यानी कि जो अब हिस्टोन की हम बात करते हैं तो ये आपका लाइसिन एंड अर्जिनिन जो होता है ये आपका रिच होता है। तो यानी कि 3 क्वेश्चन आपने बहुत ही सरलता के साथ सॉल्व कर लिए। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको गलती गुंजाइश नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तब फिर क्या होगा ना कि फिर जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे ना उनमें आप दिक्कत कर जाएंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन बना ले जाते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाने की उतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और अगर आपको आवश्यकता पड़ती भी है तो भी आप इन क्वेश्चन को जब एक झटके में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो उनके क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। तो हिस्टोन को हमने अर्जिनिन एंड लाइसिन से लगा दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। अब इसका भी आंसर जो है वो मैं आपको एनसीईआरटी के बुक से दिखाने वाला हूँ। अब एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हैं आप इकोलॉजी पढ़िए, ऑब्वियस सी बात है ना, आप तो इकोलॉजी सीएसआईआर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, अच्छी बात है, बड़े बुक से पढ़िए, लेकिन आप इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, एक बार जरूर जो है एग्जाम से पहले आप एनसीईआरटी की बुक रीड करके जाएंगे। और जब आप एनसीईआरटी की बुक को उठाते हैं तो यहाँ पे आपको ह्यूमस के बारे में जिक्र आता है कि डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। फिर इसका डिकम्पोजिशन होता है, और यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि ह्यूमस इज ए फर्दर डिग्रेडेड बाय द सम माइक्रोब्स एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस, जिसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। और सेम लाइन यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है कि आपने डिग्रेडेशन किया है ह्यूमस का, किससे किया है, माइक्रोब से किया है, निकला क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकला है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका मिनरलाइजेशन निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लास्ट मोमेंट पे आप एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन 13184 क्वेश्चन आईडी है, और यहाँ भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आपको डिराइव किया गया है कि हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं अगर वो 36 न्यूक्लियोटाइड का एक आपका डीएनए है। अब चूंकि आपको पता है कि डीएनए में आपके फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं, और इसका भी रेफरेंस जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा एनसीईआरटी की बुक में आ सकते हैं। शायद ये मैंने आपका डायग्राम लगाया हुआ है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कि पहली बात तो जो आपके 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, और जो ओरिएंटेशन होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है। इसके अलावा जब ये मिलते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड तो ये आपका डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। मोर न्यूक्लियोटाइड इसी फैशन में जुड़ते जाते हैं जिससे आपका एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो कहने का मतलब है कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड थे, उस 2 न्यूक्लियोटाइड को बनने में आपका एक जो था वो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। यानी कि मान लो कि 2 न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड एक्स है, ये आपका वाई है, इसके बीच में एक है, ठीक है। फिर आपका 3 होगा, यानी कि अगर 3 न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो उसमें 2 होगा, 4 न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो उसमें 3 आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे,
5 होगा तो 4 होगा, तो यानी कि जितने न्यूक्लियोटाइड आपसे पूछेगा आपको n इज इक्वल टू क्या करना है, फॉर्मूला जो लगाना है वो आपको n-1 का फॉर्मूला लगाना है। तो यानी कि आपको 36 न्यूक्लियोटाइड पूछा है, तो 36 में से आपको एक माइनस कर देना है, तो यानी कि जो आंसर बन के आएगा वो आपका 35 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके से जब भी आप पढ़ते हैं ना, जब आप डिवीजन भी, सेल साइकिल में भी आप डिवीजन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस आपको वही वाला फिनोमेना या वही वाला कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही सरलता के सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है कि एथिडम ब्रोमाइड जो है ये कॉमनली यूज किया जाता है डीएनए के स्टेनिंग के लिए, जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और डीएनए के लिए हम कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ाया हुआ है। अब कह रहा है कि हाउ डज इट स्टेन द डीएनए, ये डीएनए की स्टेनिंग कैसे करता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाए हैं एग्जाम में। बट इसका जो सिंपल सा आंसर है वो आपको एनसीईआरटी की जो बायोटेक्नोलॉजी की बुक है वहां पे आपको मेंशन किया गया है, और ये मैंने आपको लगा दिया है। अब आप जब वहां पे टूल्स टेक्निक का आपका एक चैप्टर है, वहां पे आएंगे, पढ़ के जरूर जाइएगा। टूल्स टेक्निक का वहां पे चैप्टर है, और वहां पे दिया गया है कि विजुअलाइजेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। तो हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए आपके डीएनए के लिए यूवी से हम एक्सपोज करते हैं। ईटीबीआर जो होता है मोस्ट वेल नोन स्टेनिंग होता है, जब हम डीएनए की स्टेनिंग करते हैं। इसके बाद हम मिक्स कर देते हैं जेल के मिक्सचर में, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बफर में या जेल में हम मिक्स कर दिया। और जो ये आपका ईटीबीआर होता है ये इंटरकैलेट करता है विद इन द डीएनए बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका डीएनए का डबल हेलिक्स है, मान लो कि ये आपका बेस है, तो ईटीबीआर क्या करेगा, अगर मैं ईटीबीआर की बात करता हूं तो ये जो आपका ईटीबीआर है ये बेस के अंदर स्टैक कर जाता है। ठीक है, बस यही इसकी कहानी है। और इसी वजह से जब आपका फ्लोरेसेंस के अंदर जब आप इसको देखते हैं तो एथिडम ब्रोमाइड जो होता है ये आपका ऑरेंज कलर का बैंड देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस कलर का बैंड आपको देखने को मिलता है, तो हमको ऑरेंज कलर का या रेड ऑरेंज कलर का बैंड हमको देखने को मिलता है। और ईटीबीआर जो होता है ये आपका एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, तो बहुत ही सरल कह सकते हैं, सावधानी के साथ हमको इसे हैंडल करना होता है। तो इसका भी जो आपका आंसर होगा वो आपके एनसीईआरटी बुक से होगा। अब एक ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे आपका पहले ही ऑप्शन में रखा है कि कंसिस्ट विद इट्स प्लेनर एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ईटीबीआर जो होता है वो अलाइन करता है इटसेल्फ को बिटवीन द पेयर्ड बेसेस इन द डीएनए हेलिक्स। अब यहाँ पे भी आपको वही लाइन देखने को मिलेगी, अलाइंस कर रहा था, इंटरकैलेट कर रहा था डीएनए के बेस में। तो वही लाइन यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। तो बहुत ही कह सकते हैं ना कि जो आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम तरफ आते हैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1310 क्वेश्चन आईडी है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ। इसके बारे में भी हमने बहुत चर्चा किया है, आईसीएमआर का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, खासतौर से मैं तो इसको रिपीटेड क्वेश्चन कहूंगा। बट अगर आप नए जुड़े हैं तो भी इसका रेफरेंस जो है वो आपको एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिल जाएगा। ये देख लीजिए, पेज नंबर 211 पे आपको देखने को मिलेगा, जहां पे हम फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो 1990 में एक 4 साल लड़की को दी गई थी जिसमें एडीए डिफिशियंसी थी, और ये जो आपकी डिजीज थी वो आपकी एससीआईडी डिफिशियंसी वाली डिजीज थी। याद आया, तो ये आपका जो पूरा का पूरा जो आपका डिसऑर्डर है ये आपका सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। यहाँ पे टी सेल्स में प्रॉब्लम आती है, बी सेल्स में प्रॉब्लम आती है। इसको हमने पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के जो हमारे लेक्चर्स हैं जहाँ पे हमने पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है, वहाँ पे हमने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये भी जो आपका पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, तो जरूर आप इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो ये आपका एडीए डिफिशियंसी होता है। बाकी फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किस में दी गई है, वो भी आपका एससीआईडी में दिया गया है। एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी होती है, बी एंड टी सेल दोनों में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं, इसकी बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रूबिस्को का भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रूबिस्को। यानी कि रूबिस्को यानी कि आपको याद आना चाहिए, रूबिस्को हम कहाँ पढ़ते हैं, रूबिस्को हम जो है फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम डार्क रिएक्शन में जब आते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं। अब देखिए, पहले ऑप्शन में चूंकि आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है, तो रूबिस्को में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इट फंक्शंस इन द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नहीं, तो चूंकि जब हम इलेक्ट्रॉन यानी कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, अगर मैं इसको आपको रिकॉल कराना चाहूँ, तो अगर मैं इसको सुंदर सा हाईलाइट करके अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए,
फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आपके दो रिएक्शंस होते हैं, एक आपका लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, और एक आपका डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से हमने पढ़ाया है, 6-7 वीडियोस हमारे जो हैं वो क्लोरो कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले जरूर देख कर जाइएगा। पूरे सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो वहां पे आपको सवाल जो होगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन में हम एटीपी और एनएडीपीएच बना लेते हैं, और इसी का यूज करके डार्क रिएक्शन में जब हम आते हैं तो हम शुगर की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट बना लिया। यही इसका पूरा कंसेप्ट होता है। तो और जो कि हम जब एटीपी बनाते हैं तो एटीपी बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलानी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम पढ़ते हैं, ईटीएस जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वहां पर भी हमारी चलती है, और यहाँ पर हमारे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे चलती है। तो यानी कि ये जो कहानी है ये तो आपकी लाइट रिएक्शन की है। डार्क रिएक्शन में जब हम शुगर की सिंथेसिस करते हैं तब हमें रुबिस्को एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जब इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले ऑप्शन की तरफ आएंगे। तो यानी कि ए मेरा गलत है तो करेक्ट मुझसे पूछ रहा है, तो ए जहां जहां रखा है वो आपका कैंसिल हो गया। अब आपको केवल सी में दिमाग ही नहीं लगाना है कि इट इज फाउंड ओनली इन द ग्रीन प्लांट्स कैपेबल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो ये आपका गलत हो गया। अब हमको बी और डी में डिसीजन लेना है कि भाई आपका जो यहाँ पे क्या बी सही है या केवल और केवल डी सही है। अब चूंकि आपका डी ऑप्शन जो है वो बहुत ही बेसिक है, कैटलाइज द बाइंडिंग ऑफ CO2 टू द रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और दूसरा जो दिया गया है कैटलाइज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले जब आप आते हैं फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में तो ये बहुत सुंदर सा आपका एक डायग्राम मिल जाता है जहां पे रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से CO2 आपका जुड़ता है, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन कहते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो मेरा ट्रू है कि आपका रूबिस्को जो है वो 1,5 बिस फॉस्फेट से बाइंड कर रहा है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, जब हम कार्बोक्सिलेशन पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। तो ये भी लाइन आपकी सही है कि जब आप इसका फिक्सेशन कर रहे हैं तो ये आपके एक ऑर्गेनिक फॉर्म में बनता हुआ चला जा रहा है। जो आपका फॉस्फोग्लिसरेट है, अंततः शुगर है, सुक्रोज है, तो वो क्या है, देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के तरीके की श्रेणी में आते हैं। तो इसीलिए हम इनको ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट के फॉर्म में बोल सकते हैं। बाकी ये पूरा आपका एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया है। देन फिर आपका रिडक्शन स्टेप होता है, जो आपने एटीपी और एनएडीपीएस लगाया था वो आप यहाँ पे यूज करते हैं। ट्राइओस फॉस्फेट बनता है, सुक्रोज बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। स्टार्च के फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्लांट फूड को स्टोर करते हैं। सुक्रोज के फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार हमने इसको बताया है। और ग्लूकोज के फॉर्म में उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। सुक्रोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि सुक्रोज जो है वो आपका एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और चूंकि उसको भी पता है कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लगभग स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है। तो इसके अलावा और कौन कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका होमवर्क है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से हैं। कम से कम 3 शुगर, मतलब सुक्रोज तो एक हमने देख ही लिया, बता दिया आपको, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करिए। बाकी रीजनरेशन स्टेप में भी हमारी एटीपी कंज्यूम होती है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, बी एंड डी ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था बट आंसर आपको कहाँ पे मिला, एनसीईआरटी की बुक में मिला। तो 13010 ये आपकी क्वेश्चन आईडी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं, एक और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं कहूंगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑर्गेनेल इज कॉमन इन द निकोटीना एंड ड्रोसोफिला। अब इन दोनों में कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कॉमन है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जो कि आप बहुत ज्यादा जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ये कह सकते हैं आपकी एनिमल है। और निकोटीना जो कि आपका एक टोबैको प्लांट होता है, ये आपका एक प्लांट सेल है। तो सीधा क्वेश्चन चाहते तो सीधा पूछ सकते थे कि भाई प्लांट एनिमल सेल में कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कॉमन है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे घुमाया था कि आप थोड़ा सा सोचिए कि ड्रोसोफिला क्या है, निकोटियाना क्या है।
ठीक है। अब देखिए ये चूंकि प्लांट है तो प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट होगा लेकिन एनिमल में नहीं होगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेंट्रियोल जो होता है वो आपके एनिमल्स में पाया जाता है लेकिन प्लांट में नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया। और सेंट्रल वैक्यूल जो होता है ये आपके प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, लेकिन प्लांट और एनिमल दोनों में ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारण क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं ना कि आपको धैर्य के साथ इसको सॉल्व करना होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मतलब हो सकता है गलत कर जाएं, ठीक है, बट गलत नहीं करना चाहिए। बट ऐसे जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको बहुत ही सावधानी के साथ करना है। और ये आपके बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है कि आपको मतलब नंबर आपके क्या करेंगे, आपको मेरिट में लेकर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आप उसको सही कर ले जाए, लेकिन अगर आप इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आप क्या होंगे, आप मेरिट से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे रुकिएगा, ठहरिएगा एग्जाम में, और अपने पे विश्वास करके इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा जब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लगाया है कि हम तो एनसीईआरटी को आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना है, लेकिन एक काम आपको और करके जाना है, और वो करके जाना है आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करके जाना है। कि किसी भी एग्जाम को जब आप देने जाते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है एक एक दो दो नंबर से क्या होता है कि आपकी मेरिट डिसाइड होती है, आप कट ऑफ तक पहुंचते हैं या कट ऑफ से आप बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप 2 या 1 नंबर से कट ऑफ से बचते हैं तब आपको 1 या 2 नंबर की कीमत समझ में आती है। तो उस 1-2 नंबर से आप वंचित ना रह जाएं, उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए हमें पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि जो आपका 2025 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द एंटी फ्रीज मॉलिक्यूल दैट प्रिवेंट इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन इन द मरीन ऑर्गेनिज्म आर जनरली क्या होता है। और यही सेम क्वेश्चन जो है ये आपके 2019 के डीबीटी के एग्जाम में पूछा गया था। लाइन सीक्वेंस सारा जो है ऑप्शन का जो कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो भी एकदम सेम रखा गया है। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, लेकिन हमने सर ने कहा था कि भैया हम पीवाईक्यूज आप जरूर लगा लीजिएगा, तो हमने क्या किया, हमने पीवाईक्यू पढ़ के गए और हमारा 2 क्वेश्चन जो था वो मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए पीवाईक्यूज को जरूर पढ़िए। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। तो आज हमने एक चीज और सीखा कि हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में हमको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। और पीवाईक्यूज चूंकि इसमें डीबीटी का जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें लगभग एक पेपर जब आपका कंडक्ट होता है तो आपके लगभग 200 क्वेश्चन होते हैं। और अगर मैं 2020 से लेके चलता हूं तो 2025 तक आपके लगभग 6 साल में 200 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1200 क्वेश्चन को फिलहाल 10 दिन में अब सॉल्व कर पाना तो इतना नहीं आसान होगा, लेकिन इसका जो एक सोल्यूशन है वो एक सोल्यूशन ये है कि आप हमारे पीवाईक्यूज को वीडियो देख सकते हैं जहां में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराए हैं। कि मतलब उन पीवाईक्यूज में जो जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, तो कम से कम आप उनको जरूर देख कर जाइए। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि किस तरीके से आपको अपने 10 दिन का अप्रोच बना के चलना है। ठीक है, आज 1 तारीख आपकी लग गई है, लगभग 17 मई को आपका पेपर है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, बस केवल और केवल 15 दिन का समय है। तो इस 15 दिन में आपको क्या अप्रोच रखना है विथ प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है। और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, हो सकता है कि हम इसमें और भी क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करें जो कि एकदम सीधा डिट्टो एनसीईआरटी से होगा। कुछ हम वीडियोस लेकर आएंगे जहां पे हम आपको एग्जाम से जो कुछ आपके ट्रिकी क्वेश्चन है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सहजता से, सरलता से, क्या क्या हम फॉर्मूला बेस्ड जो है वो भी हम लेक्चर लाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से बने रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पे बताइए, वहाँ पे डिस्कशन करिए, वहाँ पे अपनी बात रखिए, ताकि हम उस पे और अच्छे तरीके से आपको मतलब पथ प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। बाकी हमने लगभग 25 क्वेश्चन जो था हमारा टारगेट वो हमने बीते 2 लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। आने वाले टाइम में हम और भी लेक्चर्स लेकर आएंगे जिसमें हम आपको एनसीईआरटी के बैकग्राउंड से आपको क्वेश्चन दिखाते रहेंगे। और जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उनका कह सकते हैं कि पूरा लेक्चर्स अवेलेबल आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेट का सोल्यूशन मिल जाएगा, आईसीएमआर का सोल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है। डिजीज एंड डिसऑर्डर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। डीबीटी बेट जेआरएफ की तो समझ लीजिए कि लगभग यहाँ पे बहुत ही पूरा बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे पढ़ा है। आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है तो आप ये प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको रिवीजन करना है तो आप लाइफ साइंस मेगा रिवीजन वाले प्लेलिस्ट में आ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल इस प्लेलिस्ट में आना है और आपको जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं उनको आप यहाँ पे आके बहुत ही सरलता के साथ देख सकते हैं। तो आशा है कि इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें क्लियर कर दी है। बाकी कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हित मित्रों में ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।